36.8 करोड़ रुपए का भारी भरकम शुद्ध मुनाफा। मतलब बैलेंस शीट का पन्ना पूरी तरह से हरे रंग में चमक रहा है। हाँ, और पहली नजर में ना किसी भी निवेशक को लगेगा कि कंपनी ने बाजार में कोई जादू कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी डीबीओएल के वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजों को करीब से देखा, तो ये हरा रंग असल में गहरे लाल रंग को छिपाने का बहुत ही चतुर तरीका निकला। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये एक बहुत ही क्लासिक स्थिति है जहां ऊपरी आंकड़े असल तस्वीर को धुंधला कर देते हैं। हाँ, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी बात की चीरफाड़ करने वाले हैं। हमारे पास आज चर्चा के लिए कंपनी के आधिकारिक नतीजे हैं, मित्तल गुप्ता एंड कंपनी के ऑडिटर रिपोर्ट हैं और स्क्रीनर का निवेश विश्लेषण भी मौजूद है। और जब हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो जो कहानी उभरती है वो सिर्फ मुनाफे की नहीं है। तो फिर किस चीज की है? यह असल में अपना अस्तित्व बचाने और व्यापार को पूरी तरह से एक नई दिशा में मोड़ने की कहानी है। अच्छा, तो चलिए सीधे 36.8 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले मायाजाल में उतरते हैं। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये पैसा चीनी बेचने या बायोफ्यूल बनाने से नहीं आया है, मतलब जो कि कंपनी का मुख्य काम माना जाता है। बिल्कुल नहीं आया है। देखिए, असल में डीबीओएल ने अपनी मीरगंज बरेली वाली जो चीनी मिल है उसे 305 करोड़ रुपए में बेच दिया है। अरे बाप रे, पूरी की पूरी मिल बेच दी? जी हाँ, और इस बिक्री से उन्हें 63.89 करोड़ रुपए का एकमुश्त लाभ, जिसे हम एक्सेप्शनल गेन कहते हैं, वो हुआ है। एक सेकेंड, अगर हम इस एकमुश्त लाभ को उनके मुनाफे से निकाल दें तो फिर क्या बचता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। अगर हम 63.89 करोड़ रुपए को हटा दें तो कंपनी का जो मुख्य व्यापार है, जिसे हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कहते हैं, वो करपूर्व स्तर पर 18.29 करोड़ रुपए के भारी घाटे में है। 18.29 करोड़ का घाटा? मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दर्शाता है कि जिस व्यवसाय को वे रोजमर्रा के आधार पर चला रहे हैं, वो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का दैनिक खर्च चलाने और राशन खरीदने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेच दे और फिर पड़ोसियों के सामने दावा करे कि उसकी आमदनी बढ़ गई है। हाँ, आपका ये पुश्तैनी जमीन वाला उदाहरण काफी हद तक ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ स्थिति थोड़ी और जटिल है। वो कैसे? पुश्तैनी जमीन बेचना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। कभी-कभी ये भारी कर्ज से बचने का एकमात्र रास्ता होता है। एसेट मोनेटाइजेशन से उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को तो चमका लिया, लेकिन असलियत कुछ और है ना? बिल्कुल, ये इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि उनके कोर ऑपरेशंस, खासकर चीनी और बायोफ्यूल, उनमें बहुत बड़ी संरचनात्मक कमियां आ चुकी हैं। मतलब स्ट्रक्चरल वीकनेस। हाँ, प्रबंधन के पास संपत्तियों से नकदी निकालने की अच्छी क्षमता है, ये तो साबित हो गया, लेकिन हर तिमाही में बेचने के लिए कोई नई चीनी मिल तो नहीं मिलेगी ना? एकदम सही बात है। संपत्तियां तो सीमित हैं, लेकिन यहाँ मुझे एक और बात बहुत अजीब लगी। कौन सी बात? अगर उनका मुख्य व्यापार 18 करोड़ रुपए के घाटे में है, तो कंपनी का कुल रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है? मतलब आंकड़ों के मुताबिक इस तिमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू 22% बढ़कर 919 करोड़ रुपए हो गया है। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है। बिल्कुल, ये गणित तो तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि वे गुपचुप तरीके से कोई ऐसा उत्पाद न बेच रहे हों जिसकी मांग अचानक आसमान छूने लगी हो। और वे वास्तव में ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा, क्या बेच रहे हैं वो? यहाँ हमें कंपनी के पोर्टफोलियो के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे को देखना होगा। राजस्व में जो ये 22% का उछाल आया है, वो चीनी या बायोफ्यूल से नहीं आया है। तो फिर कहाँ से आया? यह उछाल देशी शराब, मतलब कंट्री लिकर के सेगमेंट से आया है। देसी शराब? अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब मैंने आंकड़े देखे हैं, देशी शराब का राजस्व पिछले साल के 286 करोड़ रुपए से सीधे 489 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बिल्कुल, और इसी छलांग की वजह से यह अब कंपनी का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत बन चुका है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो बायोफ्यूल और स्पिरिट सेगमेंट, जिसे लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं, उसका राजस्व 127 करोड़ रुपए से धड़ाम होकर मात्र 81 करोड़ रुपए रह गया है। हाँ, वहाँ भारी गिरावट आई है। मुझे ये समझना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब सरकार तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पे इतना जोर दे रही है, हर जगह इथेनॉल की बात हो रही है, फिर बायोफ्यूल में इतनी भयानक गिरावट के पीछे का असली कारण क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फैक्ट्री के स्तर पर और सरकारी नीतियों के स्तर पर जाना होगा। ठीक है, समझाइए। इथेनॉल और बायोफ्यूल का बाजार पूरी तरह से मुक्त बाजार नहीं है। ये सरकारी नियमों से बहुत सख्ती से बंधा है।
जब बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ने लगती हैं ना, तो सरकार घरेलू चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती है। अच्छा, ताकि आम आदमी के लिए चीनी महंगी ना हो जाए। एकदम सही। और कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार गन्ने के रस या बी हैवी मोलासिस से इथेनॉल बनाने पर प्रतिबंध या कैप लगा देती है। एक सेकंड, मतलब सरकार तय करती है कि गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए होगा या ईंधन बनाने के लिए? ठीक यही बात है। और जब सरकार ने इथेनॉल के लिए मोलासिस के इस्तेमाल पर रोक लगाई, तो डीवॉल जैसी कंपनियों के इथेनॉल प्लांट अपनी पूरी क्षमता पर काम ही नहीं कर पाए। समझ गया। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसे चलाने का एक निश्चित खर्च है, चाहे वो बिजली हो, कर्मचारियों का वेतन हो या मशीनों का रखरखाव, जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। हाँ। अब अगर उस फैक्ट्री में उत्पादन अचानक आधा हो जाए, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट आपके मुनाफे को पूरी तरह खा जाता है। यही कारण है कि बायोफ्यूल सेगमेंट का राजस्व इतनी तेजी से गिरा और उनके मार्जिन पूरी तरह से सिकुड़ गए। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पॉलिसी रिस्क है। मतलब जब आपकी पूरी व्यापारिक रणनीति एक सरकारी आदेश से पलट सकती है, तो लंबी अवधि की योजना बनाना तो लगभग असंभव हो जाता होगा। और यही वो बिंदु है जहां प्रबंधन को एक बहुत कड़ा रणनीतिक फैसला लेना पड़ा। क्या फैसला? उन्होंने महसूस किया कि चीनी और बायोफ्यूल दोनों ही मौसम की मार और सरकारी नीतियों के अधीन है। मार्जिन बहुत कम है और अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने हार मान ली? हार नहीं मानी, दिशा बदल दी। इसलिए उन्होंने मीरगंज जैसी कम मार्जिन वाली और अस्थिर चीनी मिल को बेचने का फैसला किया, ताकि उस पूंजी को वहां लगाया जा सके जहां मार्जिन ज्यादा है और मांग लगातार बढ़ रही है। मतलब देशी शराब? बिल्कुल, देशी शराब। तो देशी शराब के अर्थशास्त्र को थोड़ा समझाइए। मतलब क्या वहां सरकारी नीतियों का जोखिम कम है या फिर मुनाफा इतना ज्यादा है कि वो जोखिम उठाने को तैयार है? देखिए, देशी शराब के व्यवसाय में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कैश फ्लो यानी नगद प्रवाह बहुत तेज होता है और मार्जिन चीनी की तुलना में काफी बेहतर होते हैं। और मांग भी हमेशा रहती है? हाँ, इसकी मांग मौसम या वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करती। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रबंधन ने देशी शराब की अप्रत्याशित और उच्च मांग का इस्तेमाल बायोफ्यूल और चीनी बाजार की अस्थिरता को संतुलित करने के लिए किया है। यार, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। एक पारंपरिक चीनी कंपनी अब धीरे धीरे एक शराब कंपनी में तब्दील हो रही है। बिल्कुल, और आंकड़े यही गवाही दे रहे हैं। चलिए अब वापस उस 305 करोड़ रुपए की नकदी पर आते हैं जो मीरगंज यूनिट को बेचने से मिली थी। हमने ये तो मान लिया कि इससे कोर बिजनेस का घाटा छिप गया, लेकिन इस भारी भरकम नकदी ने कंपनी की बैलेंस शीट के अंदरूनी स्वास्थ्य पर क्या असर डाला? इसका असर बहुत ही सकारात्मक और तुरंत दिखने वाला रहा है। कैसे? थोड़ा विस्तार से बताएं। 305 करोड़ रुपए की नकदी ने कंपनी की लिक्विडिटी यानी तरलता की समस्या को काफी हद तक सुलझा दिया है। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण उनके फाइनेंस कॉस्ट के आंकड़ों में दिखता है। मतलब कर्ज पर जो ब्याज चुकाना पड़ता है? हाँ, ये खर्च पिछले साल की इसी तिमाही में 18.88 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 15.56 करोड़ रुपए रह गया है। अच्छा। अगर मैं इसे एक आम आदमी के नजरिए से समझूं, तो ये ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति पर क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा बिल बकाया हो और वो अपनी कोई पुरानी संपत्ति बेचकर उस पूरे बिल को एक झटके में चुका दे। हाँ, कुछ वैसा ही। अब हर महीने उसके खाते से जो भारी भरकम ब्याज कट रहा था, वो कटना बंद हो जाएगा। ये भविष्य के लिए एक बड़ी राहत है ना? ये क्रेडिट कार्ड वाली तुलना काफी हद तक काम करती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। पेच? कैसा पेच? देखिए, हाँ, क्रेडिट कार्ड का बिल चुका देने से ब्याज का बोझ कम हो जाता है, जिससे आपके पास नकदी बचती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड चुकाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी में आपकी तनख्वाह बढ़ गई है। अरे वाह, क्या सटीक बात कही आपने। मतलब मूल आमदनी तो वही की वही है। बिल्कुल। डीबीओएल के मामले में उन्होंने ब्याज का बोझ तो कम कर लिया, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उनका ऑपरेटिंग इनकम यानी उनका मुख्य व्यापार अभी भी पैसे नहीं बना रहा है। वो अभी भी 18 करोड़ के घाटे में है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। बैलेंस शीट साफ हो गई है, लेकिन कमाई का इंजन अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। सही कहा आपने। और शायद इसी वजह से वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी रिसर्च में देखा कि ऑडिटर, जो कि मित्तल गुप्ता एंड कंपनी है, उन्होंने इस अवधि के लिए एक क्लीन लिमिटेड रिव्यू दिया है। हाँ, ये एक बहुत अहम दस्तावेज है। वही मैं पूछना चाह रहा था। जब कोई कंपनी इतने बड़े पैमाने पर अपनी संपत्तियां बेच रही हो और व्यापार का पुनर्गठन कर रही हो, तो इस क्लीन रिपोर्ट के क्या मायने हैं श्रोताओं के लिए?
देखिए, जब प्रबंधन एक ही तिमाही में 305 करोड़ की संपत्ति बेचे, 63 करोड़ से ज्यादा का एक मुश्त लाभ दिखाएं और एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में तेजी से शिफ्ट हो, तो निवेशकों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या किताबों में कोई हेराफेरी तो नहीं हो रही है। बिल्कुल। लोग डर जाते हैं कि कहीं घाटे को छिपाने के लिए अकाउंट्स के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। एकदम। ऐसे में एक स्वतंत्र ऑडिटर का क्लीन रिव्यू आना बहुत मायने रखता है। ये इस बात पर मोहर लगाता है कि प्रबंधन जो आंकड़े पेश कर रहा है वे पूरी तरह से पारदर्शी हैं। मतलब नियम कानून का पालन हुआ है। हाँ, एसेट बिक्री और कर्ज चुकाने की प्रक्रिया अकाउंटिंग मानकों के तहत हुई है। ये निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। अच्छा, तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। जी। एक तरफ साफ सुथरी बैलेंस शीट है, ब्याज का घटता बोझ है और ऑडिटर की हरी झंडी है। और दूसरी तरफ कोर बिजनेस का भारी घाटा है और बायोफ्यूल में भारी गिरावट है। सही कहा। तो एक लंबी अवधि के रूढ़िवादी निवेशक को इन नतीजों को कैसे देखना चाहिए? मैंने देखा कि स्क्रीनर का जो विश्लेषण हमारे पास है, उसने कंपनी को 70 में से 50 का अर्निंग स्कोर दिया है, जो लगभग 70% बनता है। स्क्रीनर का ये स्कोर बहुत ही सटीकता से कंपनी की मौजूदा स्थिति को बयां करता है। वो कैसे? अगर आप इसके भीतर जाएं तो पाएंगे कि उन्होंने बैलेंस शीट और कैश अनलॉकिंग को 10 में से 10 की उत्कृष्ट रेटिंग दी है। 10 में से 10 मतलब बैलेंस शीट एकदम मजबूत है। हाँ, इसका मतलब है कि प्रबंधन ने कर्ज कम करने और फंसे हुए पैसे को निकालने में बेहतरीन काम किया है। लेकिन उसी विश्लेषण में प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभप्रदता को 10 में से सिर्फ 4 अंक मिले हैं। ओहो, लाभप्रदता को सिर्फ 4 अंक इसलिए मिले हैं क्योंकि वो 36.8 करोड़ का मुनाफा असल में एक भ्रम है ना? और कोर बिजनेस अभी भी संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। अच्छा, स्क्रीनर के डेटा में 2 आंकड़े और हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उनके पीछे के गणित को हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ, बताइए कौन से आंकड़े? पहला, कंपनी का पिछले 3 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे ROE कहते हैं, वो मात्र 2.61% है। और दूसरा, कंपनी का शेयर अपनी बुक वैल्यू जो कि 155 रुपए है, उसके मुकाबले काफी नीचे लगभग 118 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी बुक वैल्यू का सिर्फ 0.76 गुना। इन दोनों आंकड़ों का आपस में क्या संबंध है? देखिए, ये शेयर बाजार के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। इसे ऐसे समझते हैं। जी बताइए। बुक वैल्यू का मतलब है कि अगर आज कंपनी अपना सारा काम बंद कर दे, अपनी सारी संपत्तियां बेच दे और अपना सारा कर्ज चुका दे, तो शेयर धारकों को प्रति शेयर 155 रुपए मिलने चाहिए। अच्छा, तो फिर बाजार में लोग इसके लिए सिर्फ 118 रुपए क्यों देने को तैयार हैं? यही तो रहस्य है। अगर किसी चीज की कीमत 155 रुपए है, तो वो 118 में क्यों बिक रही है? क्योंकि बाजार किसी कंपनी को सिर्फ उसकी संपत्तियों के आधार पर नहीं आंकता है। बाजार इस आधार पर आंकता है कि वो कंपनी उन संपत्तियों का इस्तेमाल करके कितना पैसा कमा सकती है। मतलब मशीनें होने से कुछ नहीं होता, मशीनें पैसा कितना बना रही है, ये जरूरी है। एकदम सही। और यहीं पर ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की भूमिका आती है। तो ये 2.61% ROE का क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई निवेशक कंपनी को 100 रुपए देता है, तो प्रबंधन 1 साल में उस पर मुश्किल से 2 रुपए 60 पैसे कमा पा रहा है। ये तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट से भी आधा है। मतलब अगर कंपनी आपके दिए हुए पैसे पर आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती, तो बाजार उस कंपनी की संपत्तियों का पूरा दाम चुकाने से मना कर देता है। बिल्कुल। इसीलिए शेयर 155 रुपए की बुक वैल्यू से नीचे 118 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बाजार कह रहा है कि आप संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक प्रबंधन इस ROE को सुधारकर 12 या 15% तक नहीं ले जाता, तब तक बाजार उन्हें उनकी पूरी बुक वैल्यू का मूल्यांकन नहीं देगा। एकदम सटीक बात कही आपने। और इसीलिए स्क्रीनर के विश्लेषण ने जो अंतिम फैसला दिया है, वो है बुलिश विथ शॉर्ट टर्म अर्निंग्स डिस्टॉर्शन। मतलब सकारात्मक लेकिन अल्पकालिक आय के विरूपण के साथ। हाँ, इसका मतलब है कि लंबी अवधि का नजरिया सकारात्मक हो सकता है क्योंकि कर्ज कम हुआ है, लेकिन अल्पकालिक आय के आंकड़े फिलहाल भ्रामक हैं। क्योंकि पूंजी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं? मेरा मतलब है, क्या वे इस अल्पकालिक परिचालन घाटे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं? देखिए, नजरअंदाज करना तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो फिर निवेशकों को क्या देखना चाहिए? निवेशकों को ये देखना होगा कि कर्ज कम होने के बाद प्रबंधन इस नई पूंजी का आवंटन यानी कैपिटल एलोकेशन कैसे करता है। अच्छा।
अब जब उनके पास कर्ज चुकाने के बाद अतिरिक्त नकद है और ब्याज का बोझ कम हो गया है, तो अगली कुछ तिमाहियों में ये साफ हो जाएगा कि क्या वे अपने कोर बिजनेस को फिर से मुनाफे में ला सकते हैं या नहीं। मतलब क्या वे देसी शराब से होने वाले मुनाफे को सही जगह लगा पाते हैं या नहीं? हाँ, प्रबंधन की रणनीति इस समय अल्पकालिक एकमुश्त लाभ और दीर्घकालिक परिचालन वृद्धि के बीच एक संतुलन बनाने की है। यार, ये पूरी चर्चा सुनकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार क्रोनोलॉजिकल कहानी बन गई है। कैसी कहानी? देखिए, पहले कंपनी ने भारी कर्ज लेकर संपत्तियां बनाई, फिर जब सरकारी नीतियां बदलीं और बायोफ्यूल से कोर बिजनेस संघर्ष करने लगे, तो उन्होंने चतुरता से अपनी एक मिल को बेचकर कर्ज कम कर लिया और अब वे उच्च मार्जिन वाले देशी शराब व्यापार का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। और यही उनकी आगे की राह होगी, बिना किसी एकमुश्त लाभ के केवल अपने नियमित व्यापार से लाभप्रदता हासिल करना अगली कुछ तिमाहियों की सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। अगर वे देशी शराब के मुनाफे का इस्तेमाल करके चीनी और बायोफ्यूल के घाटे को पाट सकते हैं, तो यह टर्न अराउंड वास्तव में सफल माना जाएगा। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें, तो बात कुछ ऐसी है। डीबीओएल ने मीरगंज यूनिट बेचकर अपने अस्तित्व की रक्षा की है, अपनी लिक्विडिटी बढ़ाई है और भारी कर्ज से मुक्ति पाई है। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत ही आक्रामकता के साथ चीनी और बायोफ्यूल से ध्यान हटाकर देशी शराब पर दांव लगाया है, जिसने उनके गिरते राजस्व को न सिर्फ संभाला है, बल्कि 22% की वृद्धि भी दी है। लेकिन साथ ही श्रोताओं को ये भी याद रखना होगा कि एकमुश्त लाभ ने इस तिमाही के मुनाफे को चमकाया जरूर है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं है। मुख्य व्यवसाय को अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। सही कहा। पता है, इस पूरी चर्चा के दौरान मुझे एक बात ने बहुत परेशान किया है। क्या बात? कंपनी ने चीनी मिलों की अपनी सुरक्षा छतरी को कम कर दिया है। उन्होंने एक अस्थिर व्यवसाय से निकलकर पूरी तरह से देशी शराब की बम्पर बिक्री पर अपना भविष्य दांव पर लगा दिया है। हाँ। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि शराब भारत में राज्य सरकारों द्वारा सबसे ज्यादा विनियमित, मतलब रेगुलेटेड, और सबसे ज्यादा टैक्स लगाए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक जोखिम है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य में राज्य सरकार अचानक अपनी नीतियां बदल दे या फिर देशी शराब पर कोई भारी एक्साइज टैक्स लगा दिया जाए? ये तो सीधा मुनाफे पर चोट करेगा। बिल्कुल। कंपनी ने बायोफ्यूल की केंद्रीय सरकारी नीतियों के जोखिम से बचने के लिए चीनी मिल बेची, लेकिन अब वे शराब की राज्य सरकारी नीतियों के जोखिम में प्रवेश कर गए हैं। हाँ, एक जोखिम छोड़कर दूसरे जोखिम में। खासकर तब जब उनका सुरक्षा का जाल यानी चीनी मिलें कम हो चुकी हैं। तो डीबीओएल का अगला कदम क्या होगा? क्या उनके पास कोई प्लान बी बचा है? ये वास्तव में एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिसका जवाब प्रबंधन को भविष्य में देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और यही वो प्रश्न है जिस पर किसी भी संभावित निवेशक को अपना खुद का शोध करना चाहिए। क्या ये रणनीतिक बदलाव लंबी अवधि का वरदान साबित होगा या फिर ये सिर्फ एक नए और बड़े जोखिम की शुरुआत है? ये तो आने वाली तिमाहियों के नतीजे ही बताएंगे। एकदम सही। इसी सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, बैलेंस शीट के आंकड़े जो दिखाते हैं, असली कहानी हमेशा उसके पीछे छिपी होती है। जी बिल्कुल। और उस कहानी को समझना ही एक सच्चे निवेशक की पहचान है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।